कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले होती है। उस समय जब मिस्र के पिरामिड भी नहीं बने थे। उस दौर में कंडाक नाम का एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, जहाँ के लोग अपने देश को दुनिया का सबसे महान साम्राज्य बनाना चाहते थे। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब ऑक्टन नाम का एक निर्दयी राजा सत्ता में आया। वह अपनी सेना और क्रूरता के बल पर लोगों पर अत्याचार करता था। असल में वह काली जादुई शक्तियों का मालिक था और उसका सबसे बड़ा सपना था सब्बाक नाम का एक रहस्यमयी मुकुट बनाना। कहा जाता था कि जो भी उस मुकुट को धारण करेगा उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। लेकिन उस मुकुट को बनाने के लिए एक बेहद दुर्लभ खनिज की जरूरत थी, जिसे एटर्नियम कहा जाता था। यह जादुई पत्थर केवल कंडाक की धरती में ही पाया जाता था। इसलिए ऑक्टन ने अपने ही लोगों को गुलाम बना लिया और उन्हें खदानों में जबरन एटर्नियम निकालने पर मजबूर कर दिया। हर दिन हजारों गुलाम खदानों में काम करते थे। जो भी एटर्नियम का छोटा सा टुकड़ा खोज लेता, वह उसे सैनिकों को सौंपकर इनाम पाने की उम्मीद करता। लेकिन लालच इतना बढ़ चुका था कि कई बार दूसरे गुलाम रास्ते में ही हमला करके पत्थर छीनने की कोशिश करते थे। ऐसे ही एक दिन याओ नाम का एक गुलाम एटर्नियम का टुकड़ा लेकर भाग रहा था, जबकि कई लोग उसका पीछा कर रहे थे। तभी हारू नाम का एक बहादुर लड़का उसकी मदद करता है और उसे सुरक्षित सैनिकों तक पहुंचा देता है। याओ को लगता है कि अब उसे उसका इनाम मिलेगा, लेकिन सैनिक अचानक उसके पेट में तलवार घोंप देता है और उसे चट्टान से नीचे फेंक देता है। यह भयानक दृश्य देखकर हारू पूरी तरह हिल जाता है। उसका पिता तुरंत उसे वहां से दूर ले जाता है, लेकिन हारू के मन में एक बात हमेशा से थी। वह अपने लोगों को इस गुलामी से आजाद कराना चाहता था। उसके पिता उसे समझाते हैं कि उससे पहले भी कई लोगों ने विद्रोह करने की कोशिश की थी और सभी मौत के घाट उतार दिए गए थे। फिर भी हारू हार मानने वाला नहीं था। उसे विश्वास था कि अगर लोग एकजुट हो जाएं तो इस अत्याचार का अंत किया जा सकता है। एक दिन हारू अचानक सैनिकों के सामने पहुंच जाता है। वह उनके हाथ से एटर्नियम का टुकड़ा छीन लेता है और उसी से पत्थर पर आजादी का प्रतीक चिन्ह बना देता है। यह दृश्य देखते ही लोगों के अंदर वर्षों से दबा हुआ विद्रोह जाग उठता है। पहली बार उन्हें लगता है कि वे भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन राजा ऑक्टन समझ जाता है कि यह छोटी सी चिंगारी आगे चलकर भयानक आग बन सकती है। इसलिए वह आदेश देता है कि हारू को सबके सामने मौत की सजा दी जाए। हारू को पकड़कर फांसी के मंच पर लाया जाता है, लेकिन अंतिम क्षण तक वह लोगों को आजादी के लिए लड़ने का संदेश देता रहता है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धरती के प्राचीन जादुई रक्षक हारू को चुन लेते हैं और उसे देवताओं जैसी शक्तियां प्रदान कर देते हैं। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और वह एक असाधारण योद्धा में बदल जाता है। उधर हारू को दिव्य शक्तियां मिल चुकी थीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा ऑक्टन आखिरकार सब्बाक का मुकुट तैयार कर चुका था और अब उसके पास ऐसी अंधेरी शक्तियां थीं जिनका सामना करना लगभग असंभव था। अपनी नई शक्तियों के साथ हारू सीधे महल की ओर बढ़ता है ताकि अपने लोगों को हमेशा के लिए आजाद कर सके। लेकिन जैसे ही वह ऑक्टन के सामने पहुंचता है, राजा सब्बाक के मुकुट की पूरी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। उनकी टक्कर इतनी विनाशकारी होती है कि पूरा महल टूटने लगता है। चारों तरफ आग, बिजली और विस्फोटों का तांडव मच जाता है। अंत में हारू अपनी शक्तियों की बदौलत ऑक्टन को हरा देता है। लेकिन मरने से पहले ऑक्टन एक आखिरी चाल चलता है और सब्बाक के मुकुट को ऐसी जगह छिपा देता है जहां कोई भी इंसान उसे कभी न ढूंढ सके। इसके बाद हारू भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। हजारों साल बाद कहानी वर्तमान समय में पहुंचती है। अब कंडाक पर इंटरगैंग नाम का एक विदेशी आतंकवादी संगठन कब्जा कर चुका है। शहर के हर कोने पर उनके सैनिक तैनात और लोगों को कहीं भी जाने के लिए पहचान पत्र दिखाना पड़ता है। इसी दौरान अमन नाम का एक 14 साल का लड़का अपने स्केटबोर्ड पर सवार होकर चुपके से सीमा पार करने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और लाइन में लगने का आदेश देते हैं। अमन गुस्से में जवाब देता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। उसी समय करीम नाम का एक आदमी अपनी वैन लेकर चेक पोस्ट से गुजर रहा होता है। सैनिक जब अपने डिवाइस में वांटेड अपराधियों की सूची देखते हैं तो उन्हें एड्रियाना की तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एड्रियाना उसी वैन के अंदर छिपी हुई है। अमन वास्तव में उसका बेटा है और वह भी अपनी माँ के साथ मिशन पर जाना चाहता है, लेकिन एड्रियाना उसे घर लौट जाने के लिए कह देती है। कुछ देर बाद एड्रियाना, उसका भाई करीम और उनका साथी समीर एक पुराने नक्शे के सहारे उस पहाड़ तक पहुँचते हैं जहाँ सब्बाक का मुकुट छिपा होने की बात कही जाती है। रास्ते में एड्रियाना अपने गले में पहने एक पुराने लॉकेट को देखती है जो एटर्नियम पत्थर से बना हुआ होता है। यह उसकी दादी की निशानी थी और पीढ़ियों से उनके परिवार में चला आ रहा था। समीर मजाक में कहता है कि अगर वे इस पत्थर को काले बाजार में बेच दें तो उन्हें बहुत पैसा मिल सकता है। वहीं करीम हंसते हुए कहता है कि एड्रियाना को तो यह कीमती लॉकेट विरासत में मिला, जबकि उसे सिर्फ एक पुराना कोट और गंजापन मिला है। थोड़ी देर बाद वे पहाड़ के अंदर प्रवेश करते हैं और मुकुट की तलाश शुरू कर देते हैं।
करीम बाहर वैन में रहकर निगरानी करने लगता है, जबकि बाकी लोग अंदर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे गुफा की गहराइयों में जाते हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वे एक ऐसी शक्ति को जगाने वाले हैं जो हजारों साल से दुनिया से छिपी हुई थी। पहाड़ के अंदर आगे बढ़ते हुए अचानक इस्माइल कहीं गायब हो जाता है। उसे खोजने के लिए समीर दूसरी दिशा में चला जाता है। उधर बाहर वैन में बैठा करीम आराम से संगीत सुन रहा होता है। तभी वह देखता है कि समीर पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। वह घबराकर उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी चारों तरफ से हथियारबंद सैनिक उसे घेर लेते हैं। दूसरी ओर गुफा के अंदर इस्माइल अचानक एड्रियाना के सामने प्रकट हो जाता है, जिससे वह चौंक जाती है। जब वह समीर के बारे में पूछती है तो इस्माइल हंसते हुए कहता है कि वह बस थोड़ी ताजी हवा लेने गया है। कुछ देर बाद दोनों एक प्राचीन मकबरे तक पहुंचते हैं, जहां सदियों से छिपा हुआ सब्बाक का मुकुट रखा होता है। मुकुट दो विशाल चट्टानों के बीच रखा हुआ था। एड्रियाना जोखिम उठाते हुए उन चट्टानों के बीच छलांग लगाती है और आखिरकार मुकुट अपने हाथों में ले लेती है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करती है, सैनिक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और इस्माइल को पकड़ लेते हैं। वह एड्रियाना से भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन सैनिकों का नेता करीम के सिर पर बंदूक तान देता है। अपने भाई की जान बचाने के लिए एड्रियाना मजबूर होकर आत्मसमर्पण कर देती है। उसी समय वह प्राचीन मकबरे के सामने घुटनों के बल बैठती है और एक रहस्यमयी मंत्र बोलती है। अचानक पूरी गुफा तेज रोशनी से भर जाती है। अगले ही पल एक रहस्यमयी योद्धा वहां प्रकट होता है। वह एक सैनिक को हवा में उठा लेता है और बिजली के झटकों से उसे मार डालता है। बाकी सैनिक तुरंत उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उनकी गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर एड्रियाना और करीम वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ वह रहस्यमयी योद्धा अपनी अविश्वसनीय गति और शक्तियों से सभी सैनिकों का सफाया कर देता है। भागते समय अचानक एक विशाल चट्टान एड्रियाना के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन आखिरी क्षण में वही योद्धा उसकी जान बचा लेता है। अब सच्चाई सामने आती है कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि हजारों साल पहले गायब हुआ कंडाक का महान रक्षक ब्लैक एडम है। वह हजारों वर्षों तक उसी पहाड़ के अंदर कैद रहा था और अब आखिरकार आजाद हो चुका था। लेकिन जिस दुनिया को वह छोड़कर गया था, वह पूरी तरह बदल चुकी थी। तभी आसमान में आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और वे ब्लैक एडम पर हमला शुरू कर देते हैं। हजारों साल पुराने योद्धा के लिए यह तकनीक किसी जादू से कम नहीं थी। उधर एड्रियाना और करीम अपनी वैन तक पहुंच जाते हैं और तेजी से वहां से निकल जाते हैं। एड्रियाना खुशी से बताती है कि उसने आखिरकार सब्बाक का मुकुट हासिल कर लिया है और उनका मिशन पूरा हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक एडम के लिए असली युद्ध अभी शुरू हुआ था। हेलीकॉप्टर लगातार उस पर मिसाइलें बरसा रहे थे। जवाब में ब्लैक एडम दो हेलीकॉप्टरों को पकड़कर आपस में टकरा देता है, जिससे आसमान आग के गोले में बदल जाता है। कुछ ही देर में सैकड़ों सैनिकों से भरे वाहन वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्लैक एडम अपनी जगह से हिले बिना अपनी शक्तियों से उन सबको नष्ट कर देता है। उसके सामने आधुनिक सेना भी बेबस दिखाई देती है। युद्ध खत्म होने के बाद वह सीधे एड्रियाना की वैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और तभी एक बचा हुआ सैनिक उस पर बम फेंक देता है। विस्फोट इतना बड़ा होता है कि पूरा इलाका हिल जाता है, लेकिन ब्लैक एडम को सिर्फ मामूली चोट लगती है। वह आखिरी सैनिक को भी खत्म कर देता है और आगे बढ़ जाता है। मगर लगातार लड़ाई और हजारों साल की कैद से कमजोर हो चुका उसका शरीर आखिर जवाब दे देता है और कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। ब्लैक एडम के बेहोश होकर गिरते ही एड्रियाना और करीम उसे अपने घर ले आते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ के अंदर बचा हुआ इस्माइल अपने संगठन के एक सदस्य से संपर्क करता है। तभी सच्चाई सामने आती है कि वह शुरू से ही इंटर गैंग का एक गुप्त एजेंट था। उसने एड्रियाना का इस्तेमाल केवल सब्बाक का मुकुट हासिल करने के लिए किया था, लेकिन इस बार उसका मिशन असफल हो गया था। इसलिए अब उसने मुकुट को किसी भी कीमत पर वापस हासिल करने का फैसला कर लिया। उधर जब दुनिया भर में यह खबर फैलती है कि ब्लैक एडम दोबारा लौट आया है, तो यह खबर सीधे हॉकमैन तक पहुंचती है। वह तुरंत अपने सुपर हीरो दल को इकट्ठा करता है। इस टीम में साइक्लोन नाम की एक लड़की होती है जो हवाओं को नियंत्रित कर सकती है, और एटम स्मैशर नाम का युवक होता है जो अपने शरीर का आकार कई गुना बड़ा कर सकता है। इनके अलावा सबसे शक्तिशाली सदस्य होता है डॉक्टर फेट, जिसके पास भविष्य देखने और जादुई शक्तियों का अद्भुत ज्ञान होता है। जल्द ही ये सभी अमेरिका में हॉकमैन की विशाल हवेली में पहुंचते हैं। वहां उन्हें बताया जाता है कि उनका अगला मिशन कंडाक में है, जहां उन्हें ब्लैक एडम नाम के एक खतरनाक सुपर ह्यूमन को पकड़ना है। ये दल जस्टिस सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। कुछ ही देर बाद सभी एक अत्याधुनिक जहाज में सवार होकर कंडाक के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में हॉकमैन उन्हें बताता है कि उनका जहाज लगभग अविनाशी है, क्योंकि इसकी बाहरी परत एक विशेष धातु से बनी हुई है। कुछ घंटों बाद ब्लैक एडम की आंख खुलती है। वह खुद को अमन के
कमरे में पाता है। बिस्तर से उठते ही वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपनी सारी चोटें ठीक कर लेता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी कैद के दौरान पूरे 5000 साल बीत चुके हैं। दूसरी तरफ लिविंग रूम में बैठी एड्रियाना सब्बाक के मुकुट का अध्ययन कर रही होती है। तभी उसकी नजर मुकुट के अंदर लिखे एक रहस्यमयी वाक्य पर पड़ती है, जीवन ही मृत्यु का मार्ग है। वह इस संदेश का अर्थ समझने की कोशिश करती है, लेकिन अभी उसे इसका महत्व नहीं पता होता। उधर अमन उत्साह से ब्लैक एडम को बताता है कि उसके गायब होने के बाद कई विदेशी शक्तियों ने कंडाक पर कब्जा किया और लोगों को गुलाम बनाकर रखा, लेकिन कंडाक के लोगों ने उसकी याद में एक विशाल मूर्ति बनाई, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एक दिन वह लौटकर उनकी रक्षा करेगा। ये सब सुनने के बाद भी ब्लैक एडम शांत स्वर में कहता है कि वह कोई नायक नहीं है। इतना कहकर वह कमरे की दीवार तोड़ देता है और बाहर निकल जाता है। अब वह इस नई दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता था। अमन चुपके से उसके पीछे निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी का जहाज कंडाक के करीब पहुंच चुका था। रास्ते में डॉक्टर फेट अपनी टीम को ब्लैक एडम को पकड़ने की योजना समझाता है। वह बताता है कि अगर किसी तरह ब्लैक एडम से शज़ाम शब्द बुलवा दिया जाए तो उसकी सारी शक्तियां उससे अलग हो जाएंगी और उसे आसानी से कैद किया जा सकेगा। इसी दौरान अमन एक सैनिक का रेडियो चुरा लेता है और पूरे शहर में संदेश भेज देता है कि कंडाक का रक्षक वापस आ चुका है। ये सुनते ही सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं। अमन अपने स्केटबोर्ड की मदद से उनसे बचने की कोशिश करता है और हाथों से एक विशेष त्रिकोण बनाकर ब्लैक एडम को संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। उसकी माँ एड्रियाना तुरंत वहाँ पहुँचती है और किसी तरह उसे छुड़ाने में सफल हो जाती है, मगर तभी सैनिकों को पता चल जाता है कि एड्रियाना भी वांटेड अपराधी है। अब वे दोनों दोबारा खतरे में पड़ जाते हैं। तभी अचानक ब्लैक एडम वहाँ पहुँच जाता है और कुछ ही सेकंड में हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। ब्लैक एडम के पहुँचते ही सैनिक उसे घेर लेते हैं। उनमें से एक सैनिक लोहे की भारी रॉड उठाकर उसके सिर पर पूरी ताकत से वार करता है, लेकिन इसका ब्लैक एडम पर कोई असर नहीं होता। वह उसी सैनिक को पकड़कर सैकड़ों फीट दूर हवा में फेंक देता है। यह देखकर बाकी सैनिक घबरा जाते हैं और उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, मगर गोलियां उसके शरीर से टकराकर बेअसर गिर जाती हैं। अगले ही पल ब्लैक एडम बिजली की गति से एक एक करके सभी सैनिकों का सफाया कर देता है। अमन और एड्रियाना ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान ब्लैक एडम दो सैनिकों को पकड़कर आसमान में उड़ रहा होता है कि तभी उसके सामने एक विशाल उड़ने वाला जहाज आ जाता है। ये जस्टिस सोसाइटी का जहाज था। ब्लैक एडम उन सैनिकों को नीचे गिरा देता है, लेकिन उसी समय हॉकमैन जहाज से छलांग लगाकर उन्हें बचा लेता है। हवा में ही वह अपना विशेष सूट सक्रिय करता है और दोनों सैनिकों को सुरक्षित जमीन पर पहुंचा देता है, लेकिन उसकी यह बहादुरी ज्यादा देर तक काम नहीं आती, क्योंकि ब्लैक एडम तुरंत बिजली का हमला करके दोनों सैनिकों को खत्म कर देता है। कुछ ही क्षणों बाद डॉक्टर फेट भी वहां पहुंच जाता है। वह शांत स्वर में ब्लैक एडम से आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, लेकिन ब्लैक एडम गर्व से जवाब देता है कि मरने से पहले वह एक गुलाम था और अब वह एक देवता के रूप में दोबारा जन्म ले चुका है, इसीलिए वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। ये सुनकर डॉक्टर फेट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और ब्लैक एडम के सामने 5000 साल पुरानी कंडाक की छवि बना देता है। अपने पुराने शहर को देखकर ब्लैक एडम कुछ पलों के लिए भावुक और स्तब्ध हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हॉकमैन उस पर एक शक्तिशाली हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से ब्लैक एडम क्रोधित हो उठता है। वह हॉकमैन को बिजली के शक्तिशाली झटके देता है और उसे आसमान में घसीटते हुए बेरहमी से पीटने लगता है। तभी डॉक्टर फेट बीच में आकर ब्लैक एडम को जमीन पर पटक देता है। अब साइक्लोन और एटम स्मैशर भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। साइक्लोन अपनी शक्तियों से एक विशाल बवंडर खड़ा कर देती है और उसके अंदर लोहे की कई छड़ें घुमाकर ब्लैक एडम को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक एडम उस जाल को भी आसानी से तोड़ देता है। इसके बाद डॉक्टर फेट एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश करता है, जबकि हॉकमैन और साइक्लोन मिलकर संयुक्त हमला करते हैं। लगातार हो रहे हमलों से ब्लैक एडम का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वह अपनी पूरी शक्ति एक साथ छोड़ देता है और एक ही झटके में अपने सभी दुश्मनों को पीछे फेंक देता है। उसे लगता है कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी एटम स्मैशर अपने विशाल आकार में आकर उसे एक ऐसा मुक्का मारता है कि उसकी पसलियां तक हिल जाती हैं। फिर भी ब्लैक एडम तुरंत उठ खड़ा होता है और एक ही वार में एटम स्मैशर को बेहोश कर देता है। अब लड़ाई पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। आसपास मौजूद कंडाक के लोग ब्लैक एडम के समर्थन में नारे लगाने लगते हैं और उसकी जीत का जश्न मनाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर फेट अपनी टीम को रोकते हुए कहता है कि फिलहाल ब्लैक एडम का पीछा करना बेकार है, क्योंकि उनमें से कोई भी उसे हराने की ताकत नहीं रखता। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ एड्रियाना के पास जाता है, क्योंकि उसने अपने एक दर्शन में देखा था कि सब्बाक का मुकुट उसी के पास है। लेकिन एड्रियाना उनसे साफ कह देती है कि उसके पास कोई मुकुट नहीं है। उधर एक बड़ा रहस्य सामने आता है। जब जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक
ब्लैक एडम के बीच युद्ध चल रहा था। उसी दौरान अमन चुपके से सब्बाक का मुकुट उठा चुका था और उसे अपने बैग में छिपाकर घर ले आया था। अब जबकि सभी लोग मुकुट की तलाश में थे, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वह वास्तव में अमन के पास सुरक्षित रखा हुआ है। वहीं एड्रियाना आखिरकार जस्टिस सोसाइटी के साथ ब्लैक एडम के पुराने महल की ओर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहां उसे उम्मीद थी कि उसे उसके अतीत और उसकी असली कहानी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयां पता चलेंगी। ब्लैक एडम की असली कहानी सुनकर सभी लोग कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। टेथ एडम बताता है कि उसका बेटा हिरुत ही असली चैंपियन था, जिसे देवताओं ने शक्तियां दी थीं। लेकिन जब राजा ऑक्टन ने उसके परिवार को बंधक बना लिया, तब हिरुत ने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियां उसे दे दी। दुर्भाग्य से उसी क्षण एक तीर उसके सीने में आकर लगा और उसकी मौत हो गई। अपने बेटे की लाश देख की गहराइयों से एक नया दानव जन्म लेता है। इस्माइल अब इंसान नहीं रहा था, वह सबैक बन चुका था, एक ऐसा राक्षस जिसके पास नरक की शक्तियां थीं और जो पूरे कंडाक को अपने कब्जे में लेने वाला था। उधर समुद्र के नीचे बनी उस हाईटेक जेल में ब्लैक एडम अपनी शक्तियों के बिना कैद था। तभी डॉ फेट का संदेश उसके पास पहुंचता है और वह समझ जाता है कि कंडाक एक बार फिर विनाश के कगार पर खड़ा है। जेल के गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेथ एडम बिना अपनी शक्तियों के भी बेहद खतरनाक था। वह सभी गार्ड्स को हराकर समुद्र में छलांग लगा देता है और तेजी से कंडाक की ओर बढ़ता है। फेट और सबैक की भयानक लड़ाई जारी रहती है। फेट अपनी पूरी शक्ति झोंक देता है, लेकिन सबैक की अंधेरी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिरकार सबैक एक घातक हमला करता है, जिससे फेट बुरी तरह घायल हो जाता है। जब हॉकमैन अपने दोस्त तक पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फेट मुस्कुराते हुए अपने दोस्त को आखिरी बार देखता है और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। फेट की मौत के बाद सबैक कंडाक के सिंहासन पर बैठ जाता है और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नरक के द्वार खोल देता है। देखते ही देखते हजारों भयानक दानव और ज़ॉम्बी शहर में फैल जाते हैं और आम लोगों पर हमला करने लगते हैं। पूरे शहर में चीख पुकार मच जाती है, लेकिन इस बार कंडाक के लोग डरकर भागते नहीं हैं। एड्रियाना और करीम लोगों को हिम्मत देते हैं और लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अमन भी शहर के लोगों को एकजुट होने का संदेश देता है। तभी अचानक समुद्र की दिशा से एक जोरदार बिजली आसमान को चीरती हुई दिखाई देती है। अगले ही पल ब्लैक एडम वापस लौटता है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ शज़म बोलता है और उसकी सारी दिव्य शक्तियां फिर से उसके शरीर में लौट आती। अब अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था, जिसमें कंडाक की किस्मत तय होनी थी। ब्लैक एडम के वापस आते ही पूरे युद्ध का रुख बदल जाता है। सबैक समझ चुका था कि अब उसका सामना किसी साधारण दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी से होने वाला है। अपनी ताकत दिखाने के लिए वह सबसे पहले हिरुत की विशाल प्रतिमा को गिरा देता है। वह प्रतिमा सीधे अमन की ओर गिर रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन ठीक आखिरी क्षण में ब्लैक एडम बिजली की गति से पहुंचता है और अमन को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। यह देखकर कंडाक के लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है। इसके बाद ब्लैक एडम और सबैक आमने सामने आ जाते हैं। शुरुआत में दोनों बराबरी की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे सबैक अपनी शैतानी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करने लगता है और ब्लैक एडम पर भारी पड़ने लगता है। स्थिति को बिगड़ता देखकर हॉकमैन भी लड़ाई में शामिल हो जाता है, लेकिन सबैक एक शक्तिशाली वार करके हॉकमैन को गंभीर रूप से घायल कर देता है। ये वही पल था जिसकी भविष्यवाणी फेट ने पहले ही देख ली थी। हालांकि इस बार किस्मत कुछ और ही चाहती थी। हॉकमैन असली शरीर से नहीं लड़ रहा था। फेट के जादुई हेलमेट की मदद से उसके कई भ्रमित करने वाले प्रतिरूप बनाए गए थे। सबैक कुछ समय के लिए भ्रमित हो जाता है और यही मौका ब्लैक एडम को मिल जाता है। वह अपनी पूरी शक्ति एक ही जगह केंद्रित करता है, फिर बिजली की तरह आगे बढ़कर सबैक को पकड़ लेता है। कुछ ही क्षणों बाद वह अपनी अपार ताकत से सबैक के शरीर को दो हिस्सों में चीर देता है। जैसे ही सबैक मरता है, उसकी सारी अंधेरी शक्ति खत्म हो जाती है। नरक से आए सभी ज़ॉम्बी और दानव भी उसी क्षण गायब हो जाते हैं। पूरे कंडाक में जीत की खुशी फैल जाती है और लोग अपने रक्षक के नाम के नारे लगाने लगते हैं। अब वर्षों बाद कंडाक सचमुच आजाद था। सबैक की हार के बाद पूरे कंडाक में जश्न का माहौल बन जाता है। दूसरी तरफ हॉकमैन भी ब्लैक एडम के पास आता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे और उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। दोनों एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाते हैं और दुश्मनी की जगह सम्मान ले लेता है। उधर फेट की कुर्बानी को कोई नहीं भूल पाता। जिस हेलमेट ने हजारों वर्षों तक उसे शक्तियां दी थीं, वह अपना काम पूरा करने के बाद धीरे धीरे गायब होने लगता है। जस्टिस सोसाइटी के सभी सदस्य अपने खोए हुए साथी को याद करते हैं। अब जस्टिस सोसाइटी के पास ब्लैक एडम को गिरफ्तार करने की कोई वजह नहीं बची थी, इसलिए वे अपना मिशन खत्म करके वापस अमेरिका लौटने का फैसला करते हैं। जाते समय हॉकमैन ब्लैक एडम से कहता है कि अगर भविष्य में दुनिया को उसकी जरूरत पड़ी तो वे फिर मिलेंगे। इसी के साथ ब्लैक एडम की यह महाकाव्य कहानी समाप्त होती है।